तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ को। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है किस चीज़ के लिए? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो किस टाइप की माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि मैं पहले भी बता सकती हूँ, फिर से बता देती हूँ। माइनॉरिटीज़ को दो तरीके से रिकॉग्नाइज करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरी है लिंग्विस्टिक। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसके बारे में डिफ़ाइन कहीं उन्होंने नहीं किया है कि माइनॉरिटी का क्या है, कैसा स्टेटस है, कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन है, द न्यू पंचायत राज बिल enacted in 1993. There are several fresh provisions deviated from the past. Which one of the following is not one such provision? 1993 में अधिनियमित नए पंचायती राज विधेयक में पहले से हटकर अनेक नए उपबंध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उपबंध नहीं है? तो ये जो पहले के तीन हैं, ये सारे ही प्रोविजंस के बारे में जो बोला गया है वो सच बात बोली गई है। लेकिन लास्ट वाला प्रोविज़न पंचायती राज बिल जो इनैक्ट हुआ था 1993 में, ये उसमें मेंशन नहीं है। क्या है ये? रेगुलर इन्यूमरेशन टू द पंचायत मेंबर्स सो एज टू इंश्योर देयर पंचुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऐसा कोई भी चीज़ मेंशन नहीं हुई है। पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अमेंडमेंट कैसे कराया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, या तो अमेंडमेंट लोकसभा में मोशन लाया जाएगा तब होगा, या फिर राज्यसभा में कोई बिल आएगा तब होगा। मोशन नहीं, बिल। ठीक है, कोई बिल आएगा कहाँ पे? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इनिशिएट किया जा सकता है। इसके अलावा कभी नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, RPA एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 1996 में, उसको लेकर के। ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अ कैंडिडेट कैन नॉट नाउ स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम मोर देन वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ऐसा नहीं है। अभी हमने रिसेंट में देखा था कि राहुल गांधी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है, वायनाड से और अमेठी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवाइंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज करेक्ट? ठीक है, आय कर लगाने, उद्धरण करता है और आय पर प्राप्तियों को स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। इस बात को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। तो संघ लगाता है, ठीक है, लेवाई करता है, टैक्सेस को कलेक्ट भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और प्रोसीड करता है किसको? इनकम टैक्स को। कहाँ कहाँ पर? अपने और राज्यों के बीच में क्या क्या करता है? लगाता भी कर वही है, कलेक्ट भी वही करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी वही करता है। अगला है, द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये लोकसभा की अगर आपने कभी प्रोसीडिंग देखी होगी तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको ईल्डिंग द फ्लोर कहते हैं, कि आप बैठ जाइए, अब आपके बोलने का समय ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल को लेकर के। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सच बात है।
अगला क्वेश्चन, उनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फिर तीसरा है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल बाहर के भी मेंबर हो सकते हैं, उनको प्रोसीडिंग्स में बैठने की परमिशन होती है कि वो लोकसभा राज्यसभा में बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है, तो ऐसा गलत है क्योंकि वो प्रेसिडेंट जब चाहे उनको रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, अग्रता क्रम के हिसाब से इनको अनुक्रम में लगाना है, ठीक है। तो इनमें से सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है सीजीआई की, उसके बाद होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उसके बाद होता है इलेक्शन कमीशन, और फिर लास्ट में कैबिनेट सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट्स किस स्टेट से है, ये पूछ रहा है। तो वो मध्य प्रदेश से है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज स्टूडेंट डिजायर्स टू गेट इलेक्टेड टू म्यूनिसिपल काउंसिल इन हिज सिटी, द वैलिडिटी ऑफ हिज नॉमिनेशन वुड डिपेंड ऑन इम्पॉर्टेंट कंडीशंस अमंग अदर्स। ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत में किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो उसके लिए क्या राज्य की सहमति की ज़रूरत होती है? तो नहीं, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बिना किसी राज्य की सहमति के भी उस इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो हमने इस चैनल में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके कुछ दिन की सीरीज़ चलाई थी, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैंने सारे ही एक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। तो वहाँ से आप ये क्वेश्चन देख करके एक बार सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली एक्ट सेंटर एज वेल एज इन प्रोविंसेस, ये प्रोविज़न नहीं था 1935 का, ठीक है, क्योंकि प्रोविंसेस से तो डायरेक्टली हटा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। सही नहीं है पूछ रहा है। तो पहला है, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता है। मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये गलत है, आपको पता है कि वो सिर्फ लोकसभा में ही डाला जा सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर अगला स्टेटमेंट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 किस बारे में है? तो ये तो पंचायती राज के बारे में तो आपको पता है, क्वेश्चन तो आना ही चाहिए था। Which article of the Constitution provides that it shall be the endeavour of every state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue? ठीक है, तो मातृभाषा में शिक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है? वो 350A है, 350A। फिर अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून और तथ्य के मामले में राष्ट्रपति का परामर्श कब देता है? सिर्फ तब देता है जब राष्ट्रपति खुद उनसे इस तरह का कोई परामर्श मांगते हैं, कोई एडवाइस वो खुद से सीख करते हैं, तभी। अपने मन से वो राष्ट्रपति को कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी परफॉर्म बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करते? तो ये लास्ट वाला है, वो नहीं परफॉर्म करते। द कंट्रोल दिस रिसीट एंड इशूज ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ट इन एक्सचेंज। तो ये CAG की कोई भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से नहीं होती है.